So good morning everyone. Let's start our class where we have to discuss chapter number 10 of Dornbusch and Fisher. Now, I had given you an introduction of ISLM in the previous class. That was just an introduction for you to ease into the topic. What we will do today is we will go for a deep dive into the derivation of the IS curve. So we will talk primarily in this class, we'll talk of the IS curve. In the next class we will talk about the LM curve. So हमें इस क्लास में हमें देखना है कि अब हमारा जो मॉडल था, जो किनीजियन मॉडल था, 4 सेक्टर मॉडल, जिससे हमने मल्टीप्लायर निकाला था, जिससे हमने एक इक्विलिब्रियम का आउटपुट निकाला था. इफ़ यू रिमेंबर द इक्विलिब्रियम आउटपुट दैट वी हैड, लेट मी गिव इट टू यू. इफ़ यू रिमेंबर हमने ये बात करी थी कि y इज़ इक्वल टू a बार अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी. ठीक है, ये हमने आउटपुट निकाला था. ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है. ठीक है, एंड वेयर दिस अल्फा जी इज़ नथिंग बट द मल्टीप्लायर विच इज़ 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी. ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें निकाली थी और हमने देखा था दैट हाउ डज द गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम वर्क. गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या क्या होता है. हम वी आर सेइंग दैट योर इनकम इज़ इक्वल टू योर एक्सपेंडिचर. ठीक है, या फिर यू कॉल इट एज डिमांड एज वेल. ठीक है, और दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू योर आउटपुट. ठीक है, तो हमने इन एक्सप्रेशंस को हमने लिंक किया था. और जब हमने स्पेशली जब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को लिंक किया था तो हमने क्या कहा था दैट आर वाई क्या हो, हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स इज़ इक्वल टू आउटपुट. और ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो मॉडल है उसके अंदर हमारी एग्रीगेट सप्लाई ऐसी है और जितना हम एग्रीगेट डिमांड करेंगे उतना हमारे पास आ जाएगा. तो ये हमारा इक्वेशन है ऑफ एग्रीगेट डिमांड. दिस इज़ योर एग्रीगेट डिमांड एंड दिस इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एग्रीगेट सप्लाई which is absolutely flat. ठीक है, ये हमने कंसेप्ट ऑलरेडी कर लिया था. एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्म में भी हमने दूसरे फॉर्म में कैसे करा था इसको. सो दिस पार्ट वी हैड सीन दैट ये क्या है, ये हमारी इनकम के कैसे, इनकम साइड पे हम क्या बोल सकते हैं कि इनकम जो है या तो कंज्यूम होगी या सेव होगी या फिर उस ट्रांसफर्स आएंगे या फिर टैक्सेस कटेंगे. ये हमारा इनकम साइड है. और एक्सपेंडिचर साइड पे हमने यही वाली आइटम्स ले ली थी. तो हमने इसको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी इसको प्रेजेंट किया था. इफ़ यू रिमेंबर वी प्रेजेंटेड दीज टू फॉर्म्स इनटू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. तो ये सी कट गया था तो हमने कहा था आई इज़ इक्वल टू एस प्लस टी ए माइनस टी आर माइनस जी माइनस एन एक्स. ठीक है, हमने इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया था वेयर वी वर सेइंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स. प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स. एंड ये जो सेविंग्स हैं ये कंट्री में 3 लोग कर रहे हैं. बेसिकली कहाँ से सेविंग्स आ रही हैं, सेविंग्स प्राइवेट इंडिविजुअल, सेविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड जो बाहर से जो एक्सटर्नल सेविंग्स होती है. नेट एक्सपोर्ट्स एक तरीके की एक्सटर्नल सेविंग्स है गाइस, कि अगर आप बेसिकली बाहर से पैसा ले रहे हो तो वो बाहर के लोगों की सेविंग्स है जो आपकी कंट्री के अंदर आ रही है. ठीक है, सो ये हमने फ्रेमवर्क के अंदर. यस हर्षिता. So can external savings can be like foreign direct investment or maybe FII? इन अ ब्रॉड मॉडल येस. अभी हम उस बारे में बात कर नहीं रहे हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज नेट एक्सपोर्ट्स तो हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं मर्चेंडाइज गुड्स एंड सर्विसेज की. बट इन जनरल यू आर राइट दैट इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती है. इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसको आप बोलते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स. तो वो इन्वेस्टमेंट्स के साइड्स पे आती है एंड उसका जो पैसा आ रहा होता है वो कहाँ से आ रहा होता है, वो बाहर से आ रहा होता है. सो इन्वेस्टमेंट सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है. तो इक्वेशन अल्टीमेटली यही रहती है. बट उसका इंक्लूजन अब हम एक्सटर्नल सेक्टर में भी कर लेते हैं. अभी हम क्लोज्ड मॉडल के अंदर बात कर रहे हैं. जब हमने बात की थी कि ये
नेट एक्सपोर्ट्स भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो अभी हमने एक बहुत रिस्ट्रिक्टिव मॉडल बनाया है, बट आगे जाके आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, आप बाकी सारी चीज़ें भी इसके अंदर ला सकते हो। कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट। Why do you want to introduce the concept of interest rate? Because we know that interest rate also impacts consumers and even producers. So interest rate एक important factor है जो अभी तक हमने avoid कर रहे थे। हम मॉडल को simplify करके रखा हुआ था, हमने कहा था कि बॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करती, बट एक्चुअली में what happens is the link is that your investments जो अभी हम बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट जो हम बात कर रहे थे, दैट इज डिपेंडेंट ऑन, दैट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट एज वेल। ठीक है, एज हर्षिता जस्ट पॉइंटेड आउट कि सर बाहर से भी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आती है, जब आप बोलते हो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो व्हाई डू यू थिंक गाइस कि स्टॉक मार्केट का जो सेंसेक्स है वो इतना ज़्यादा क्या है? मोस्ट ऑफ योर कॉमर्स स्टूडेंट्स, you should know all of this, that what is, first of all, do you know the concept of Sensex? Yes, sir. क्या होता है हर्षिता? So Sensex is like top 50 like the top 50 market capitalization of companies. 30 होता है हर्षिता, 30, 50 नहीं, निफ्टी होता है 50। Nifty 50, Sensex 30 yes. ठीक है, बॉम्बे स्टॉक्स। हाँ देखो बता रहा हूँ, मैंने किताब इसको बता रहा हूँ, देखो क्या होता है, हम अपने देश की टॉप कैपिटलाइजेशन मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा कैपिटल है, ठीक है, वो टॉप 30 कंपनीज निकालते हैं इंडिया की। मान लो आप टॉप 30 कंपनीज कैसे देखोगे? टॉप 30 कंपनीज देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। इन अ वेरी रफ सेंस आप बोल सकते हो कि मार्केट में कितना पैसा है इनका, ठीक है, कि मार्केट में कितना पैसा इन कंपनीज में लगा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप टॉप इंडिया की 30 कंपनीज देखोगे, और हर कंपनी, ये वो वाली कंपनीज हैं जो पब्लिक बोर्सेज पे लिस्टेड हैं, बेसिकली जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड का होने का क्या मतलब है कि आम पब्लिक और आम लोग भी इसका शेयर खरीद सकते हैं। व्हाट इज अ शेयर? शेयर इज एन ओनरशिप, शेयर इज नथिंग बट ओनरशिप। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के उस परसेंटेज ऑफ शेयर के ओनर हो। शेयर का मतलब ही क्या होता है? ठीक है, शेयर का मतलब ही तो ये होता है कि यार मेरा शेयर, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो कहते हो यार मेरा शेयर ये है, मेरा शेयर ये है खाने का। शेयर का क्या मतलब हुआ कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो ये कंट्रीब्यूशन है आपका। और जब आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो आप कुछ ओन कर रहे हो। जब आपने कुछ ओन कर लिया तो उस ओनरशिप को वो शेयर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आप देखते हो कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं और जिनका जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, और इन प्राइसेस पे, फॉर एग्जांपल अब किसी भी कंपनी का एक शेयर है, ठीक है, इस शेयर की डिमांड होगी और इस शेयर की सप्लाई होगी, ठीक है, डिमांड और सप्लाई, और डिमांड और सप्लाई से निकलेगा इस कंपनी की शेयर का प्राइस। हर चीज़ का प्राइस ऐसे ही आता है गाइस, ठीक है, और जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ज़्यादा वैल्यूएशन हो रही है उस कंपनी की, ठीक है। तो आप बेसिकली देख रहे हो, अगर कोई कंपनी जो है वो बहुत अच्छा क्या कहते हैं, किसी कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो उस कंपनी की डिमांड ज़्यादा है शेयर की और सप्लाई उतनी है नहीं मार्केट में। उसने सिर्फ 10% के शेयर्स निकाले हुए हैं अपने। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एक कंपनी खड़ी करता हूँ, वो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है, बट मैंने क्या करा हुआ है, मैंने उस कंपनी का 90% तो मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, 10% मैंने मार्केट में लोगों को दे रखा है। तो 10% शेयर जो है, शेयर्स तो इसके ही हैं। अब मेरी कंपनी का अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो ये 10% शेयर के लिए लोग दौड़ रहे होंगे कि यार मुझे भी चाहिए इस कंपनी का शेयर, बट मैंने तो सिर्फ 10% सिर्फ इशू कर रखा है। तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो अपने आप इस कंपनी का जो शेयर प्राइस होगा वो कम ज़्यादा हो जाएगा। आई विल टेल यू व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज अभी हम जब हम नेक्स्ट क्लास में जब हम LM कर्व की बात करेंगे तो हमें ये मनी मार्केट के बारे में डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तब हमें एसेट मार्केट के बारे में डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे की सारी चीज़ें उस टाइम पे भी आएंगी हमारे पास,
ठीक है। सो ये बेसिक कंसेप्ट है शेयर मार्केट का। बट नाउ द इशू इज़ कि आज की डेट के अंदर आप देख रहे हो कि यार कोविड का सिचुएशन इतना ख़राब है, ठीक है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोग मर रहे हैं पिछले एक साल में, बट स्टॉक मार्केट देखो वो घोड़े की तरह बढ़े जा रही है इतनी तेज़ी से। वो स्टॉक मार्केट जहाँ पर 30,000 पे थी अराउंड अप्रैल के अंदर, अप्रैल मई के अंदर, वो आज के डेट में 52,000 पे है, ठीक है। तो ये 30,000 और 52,000 क्या है, ये बेसिकली क्या करते हो आप, ये जो 30 इंडेक्सेस हैं, जो 30 टॉप कंपनीज हैं, 30 टॉप कंपनीज हैं, इसका आप वेटेड एवरेज लेते हो, ठीक है। वेटेड एवरेज लिया इन 30 टॉप कंपनीज का और उसको आपने इंडेक्स कर दिया, ठीक है। आपने उसको एक पर्टिकुलर पुराने टाइम पे एक वैल्यू थी, उसको आपने 100 कर दी। ये जो आपने 30 कंपनीज ली, ये वो कंपनीज हैं जो इंडिया की टॉप कंपनीज हैं, ठीक है। कई बार इनको हम ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपने ये कंपनीज उठाई और इन कंपनीज के शेयर्स के जो वेटेड एवरेज है, ठीक है, वेटेड एवरेज जो है, क्योंकि हर एक कंपनी का सेम वो नहीं होता, जो कंपनी जितनी बड़ी है उसका उतना ज़्यादा वेट है। फॉर एग्जांपल कंपनी लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा कैपिटलाइजेशन, उसका वेट ज़्यादा है। और कंपनी लाइक इन्फोसिस का भी वेट है, पर उतना नहीं है जितना रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। तो उनका आपने प्राइसेस, उनकी जो एक पर्टिकुलर प्राइस है हिस्ट्री में, उसका आपने वो लिया, एवरेज लिया, और उसको आपने 100 डिक्लेयर कर दिया, इंडेक्स डिक्लेयर कर दिया। अब आप ये देखते हो कि अगर इन कंपनीज का, इन सारी 30 कंपनीज का ओवरऑल मार्केट में शेयर प्राइस अगर बढ़ेगा तो ये वेटेड एवरेज भी बढ़ेगा। तो बेसिकली ये जो सेंसेक्स है वो इन्हीं का वेटेड एवरेज को इंडेक्स कर रखा है, तो वो भी बढ़ेगा, तो सेंसेक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। बट सपोज इन 30 कंपनी में किसी एक दिन क्या होता है, किसी एक दिन 20 कंपनीज को लॉस हो जाता है और 10 कंपनीज को प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इन द सेंस, लॉस एंड प्रॉफिट का मतलब शेयर प्राइस, ये लॉस एंड प्रॉफिट छोड़ दो। 20 कंपनीज का शेयर प्राइस जो है वो कम हो जाता है एंड 10 कंपनीज का शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो अगर इन 20 का वेटेड एवरेज जो है इज मोर देन इन 10 का वेटेड एवरेज, तो सेंसेक्स गिर जाएगा, नहीं तो सेंसेक्स बढ़ जाएगा। तो सेंसेक्स इज जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द शेयर मार्केट with respect to the top 30 companies. Now my question to you is share market reflective of what is happening in the overall? If I was to say that your stock market is an indicator of the health of the economy, can I say this? आज guys, आज के लिए आपका एक होमवर्क है, ठीक है। जिसके पास सोनी लिव है वो क्या करेंगे, वो वीकेंड पे हर्षद मेहता का स्कैम देखेंगे, ठीक है। Yes, sir. जो लोग ने नहीं देखा है वो हर्षद मेहता का स्कैम है, रुको मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। नहीं, मैं सिर्फ वो दिखा रहा हूँ कि एड ब्लॉकर है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा, बस जस्ट सर्च इट गाइस, ठीक है। हर्षद मेहता स्कैम सर्च करना, ठीक है। और आज देखना 10 एपिसोड है, प्रॉब्ली 2-3 दिन लगेंगे देखने के लिए, ठीक है। अनटिल अनलेस यू आर अ बिंज वॉचर लाइक मी, जो एक ही बार में सारा सब कुछ ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो एक बार वो देखना तो यू विल गेट एन आइडिया। अमीशा सेज नो। अमीशा क्यों? निकिता सेज आई थिंक द इंक्रीज इन स्टॉक प्राइस ऑफ स्टॉक मार्केट इंक्रीजेस द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द इकोनॉमी। गाइस, ओवरऑल वेलबींग ऑफ द इकोनॉमी बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बॉस टॉप 30 कंपनीज कैसा कर रही हैं। यस एग्जैक्टली अमीशा, टॉप 30 कंपनीज आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। माइग्रेशन और माइग्रेंट्स लोगों का हालत बहुत ज़्यादा पुअर हुआ है। इंडिया में स्टूडेंट्स के पास, यू आर वेरी लकी कि आपके पास एजुकेशन मिल रहा है। कई स्टूडेंट्स इंडिया में ऐसे हैं जो पिछले 1-1.5 साल से पढ़े ही नहीं हैं। सोचो गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या हाल होगा, यूपी में, बिहार में क्या हाल चल रहा होगा। तो द प्रॉब्लम इज वेरी डीप। why is this Sensex rising? Because these top 30 companies are technologically savvy companies. इन्होंने तो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है क्योंकि इन्होंने अपना वर्क, जो अपने ऑफिसेस खड़े कर रखे थे, उनका खर्चा वर्चा खत्म, लोगों को घर से काम करवाओ।
एंड लोग जो पहले 8 घंटे काम कर रहे थे आज 12 घंटे काम कर रहे हैं और प्रॉफिट बढ़ रहा है. तो if you see profitability of these technical these huge companies which are reliant on technology are very have become very profitable. As I told you in the previous last to last class, जब भी guys situation आएगी क्राइसिस की दुनिया में, जब भी क्राइसिस आएगा दुनिया में, टॉप 1% या टॉप 0.1% को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा. इससे ज़्यादा जब भी दुनिया में क्राइसिस आए उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का सोर्स कभी नहीं हो सकता. जब प्रॉफिट आएगा, जब कोई वॉर आएगी, जब कोई एपिडेमिक आएगा, जब कोई पैंडमिक आएगा, दैट इज़ द परफेक्ट टाइम टू मेक मनी इन द मार्केट एज अपोज टू. बट 99.9% लोग उस मार्केट में पैसा लूज करेंगे, बट ये लोग पैसा गेन करेंगे. इसकी वजह से इनक्वालिटी और भी ज़्यादा होगी. इफ़ यू सी लास्ट 1.5-2 years में हाउ मच मनी Amazon has earned, how much money Reliance as a group has earned, how much money your Adani has earned. Inequality बहुत ज़्यादा तरीके से इंडियन इकोनॉमी में इंक्रीज हुई है. क्यों? क्योंकि ये कंपनीज बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनको तो और प्रॉफिटेबल हो गया है, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं. बट कंपनीज लाइक पेटीएम, कंपनीज लाइक योर हेल्थ कंपनीज जो टेक्नोलॉजी पे हैं, फॉर एग्जांपल लालपाथ लैब्स, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस, इनको बहुत फ़ायदा हुआ है, बट आम पब्लिक को बहुत नुकसान हुआ है. सो and I told you that you watch Schindler's List, you watch about the history of people. There are families which earn a lot of money just because of wars. One of the richest families in the world, you might not be able to guess it, it's the Rothschild family. Rothschild family, सर्च करना इसके बारे में. and this family has earned a lot of money in wars. French war से पैसा कमाते जा रहे हैं, ठीक है, तब से अमीर फैमिली है, ठीक है. एंड दे हैव देयर ह्यूज नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड इज ओन्ड बाय दिस फैमिली, ठीक है. डी बियर्स करके कंपनी है, ठीक है, सर्च करना. वर्ल्ड में 90% डायमंड जो है उस कंपनी के पास है, डी बियर्स करके. एंड देयर इज अ मूवी ऑल्सो बिल्ट ऑन इट विच इज कॉल्ड एज ब्लड डायमंड. वॉच दिस मूवी, ठीक है. चलो, so enough of this digression. Let's move on to what we were supposed to do. Okay. Now, so if we talk about our chapter, what we have to see is that now we know that money, your interest rate also impacts your investment. क्योंकि अगर interest rate कम होगा तो मैं invest ज़्यादा करूँगा. Usually the business community इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टमेंट करती है बिजनेस कम्युनिटी, ठीक है. और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इंटरेस्ट रेट पे. अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मैं ज़्यादा बोरो करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यार इंटरेस्ट रेट कम है, अभी ज़्यादा बड़ा बिजनेस खोल लेता हूँ, और उसके बाद ज़्यादा बड़ा बिजनेस खोलने के बाद ज़्यादा आउटपुट बनेगा, ज़्यादा सामान बिकेगा, और इक्वलेंटली सारा सामान बिक भी जाएगा. क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में कम है तो कंज्यूमर भी क्या करेगा? ये तो प्रोड्यूसर के हिसाब से हो गया, कंज्यूमर के हिसाब से सोचो, एज अ हाउस होल्ड सोचो. हाउस होल्ड में अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा? मैं कहूँगा यार मैं बैंक में पैसा क्यों डालूँ यार, इंटरेस्ट रेट मार्केट में कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो मैं बैंक में पैसा नहीं डालूंगा. मैं कहूँगा कि यार, और इंटरेस्ट रेट कम है तो मैं कहूँगा यार मैं गाड़ी भी खरीद लेता हूँ, मैं टीवी भी खरीद लेता हूँ EMI पे, मैं घर भी खरीद लेता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम है. तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो कंजम्पशन को बूस्ट देगा, ठीक है, इस तरीके से कंजम्पशन को बूस्ट देगा. और वो कहेगा कि यार सेविंग्स मैं कम कर लेता हूँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है मार्केट में, ठीक है. तो ये लिंक जो है ये आपको समझ में आना चाहिए. सिमिलरली अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, अभी आप ये चीज़ समझोगे नहीं यहाँ पर क्योंकि ये टॉपिक आएगा नहीं, बट अगर गवर्नमेंट के हिसाब से भी अगर आप देखो तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो गवर्नमेंट कहेगी कि मैं बोरो ज़्यादा कर लेती हूँ. गवर्नमेंट कहती है कि यार मैं मार्केट से बोरो ज़्यादा कर लेती हूँ, ज़्यादा स्पेंड करूँगा, ठीक है. तो इंटरेस्ट रेट हर किसी को इम्पैक्ट कर रहा है. वो एक्चुअली में कंज्यूमर को भी इम्पैक्ट कर रहा है, वो गवर्नमेंट को भी इम्पैक्ट कर रहा है, और वो बिजनेस को भी इम्पैक्ट कर रहा है.
इस चैप्टर में क्योंकि हमें लिमिटेड रखना है अपना स्कोप, हम सिर्फ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में करेंगे. बट इन फ्यूचर आई मीन इफ यू वांट फॉर मास्टर्स एंड इफ यू वांट अ डिटेल्ड स्टडी, देन इंटरेस्ट रेट ऑल्सो मैटर्स, गवर्नमेंट बोरोइंग एंड इंटरेस्ट रेट ऑल्सो मैटर्स कि लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं और कितना सेव कर रहे हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज, अब समझ में आ गया गाइस कि इंटरेस्ट रेट, दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट विल डिटरमिन इन्वेस्टमेंट, सॉरी इंटरेस्ट रेट डिटरमिन्स इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये बात क्लियर है गाइस कि इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पे क्लियर करेगा. और अगर इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करेगा तो किसको इम्पैक्ट करेगा गाइस आगे? आंसर दिस. नहीं, कंजम्पशन तो कंजम्पशन अलग से है, वो तो अलग है. कंजम्पशन का तो फंक्शन हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था. इफ यू रिमेंबर, कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई माइनस टी आर, सॉरी प्लस टी आर माइनस टी ए, नहीं इसको ऐसे कर लो, इंटू टी. ठीक है, या सॉरी इसको आप इस तरीके से लिख दो, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी 1 माइनस टी. तनिषा सेज आउटपुट, एग्जैक्टली दिस विल इम्पैक्ट. क्यों आउटपुट पे क्यों करेगा? क्योंकि गाइज अगर इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? एग्रीगेट डिमांड का. और अगर एग्रीगेट डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आउटपुट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू आउटपुट. ये लिंक क्लियर है गाइज? इफ दिस लिंक इज क्लियर देन वी कैन मूव अहेड, बट दिस लिंक शुड बी क्लियर. यस और नो? छवि, निकिता, अभी तक हमने क्या बात करी थी? अभी तक हमने सिर्फ बात करी थी, पिछले चैप्टर में हम बात कर रहे थे ए डी इज इक्वल टू वाई की. ए डी इज इक्वल टू आउटपुट की बात कर रहे थे ना. और इसके अंदर हमने लिखा था सी इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एन एक्स, और इन तीनों के आगे हमने ऊपर ऑटोनॉमस लगा दिया था और इसको वाई की इक्वल कर दिया था. ठीक है, अब हम ये आई को चेंज कर रहे हैं बस. ठीक है, इस आई को हमने बस चेंज कर दिया अब. और क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इम्पैक्ट करेगी, और दैट मीन्स ये आई किस पे डिपेंड करता है? ये इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड कर रहा है. और अगर ये इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगा तो ये एडी को चेंज करेगा, और एडी को चेंज करेगा तो वाई को भी चेंज कर देगा. देन द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन इज दैट बॉस, हाउ इज इंटरेस्ट रेट बीइंग डिटरमिन्ड देन? हमें ये भी तो देखना है. दैट मीन्स वी नो दैट इंटरेस्ट रेट डिटरमिन्स आउटपुट फाइनली. Interest rate has a huge implication on income and output. We now know this. But if interest rate has an implication of interest and output, then what determines interest rate? इसके लिए हमें पीछे मनी मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा. इसीलिए इस चैप्टर के अंदर we are clearly talking about introduction of money market. Now what is this money market? ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि हमें उसमें ये देखना है कि यार मनी मार्केट में अच्छा हमें एसेट्स क्या क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. बट इन जनरल अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो मनी मार्केट में दो ही चीज़ें हैं, मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई. इन दोनों के आउटकम से, इन दोनों के इंट्रैक्शन से हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है. इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ मनी. अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा डिमांड हो रहा है और मार्केट में पैसा नहीं है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, विच इज इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा. और अगर मार्केट में पैसा खूब सारा, लोग पैसा मांग ही नहीं रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा. आज की डेट में सिचुएशन क्या है गाइस? कैन एनीवन टेल मार्केट में आज की डेट में सिचुएशन क्या है? एनी आइडिया गाइस? आरबीआई ने क्या करा हुआ है? तो दैट मीन्स ये मनी मार्केट है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका सेंट्रल बैंक आएगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है. तो इसलिए हमें सेंट्रल बैंक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे केस में आरबीआई. इंटरेस्ट रेट इज लो. इंटरेस्ट रेट लो क्यों है? क्योंकि हम क्राइसिस की सिचुएशन में थे और हम चाहते थे कि यार हर कोई आराम से लोन ले ले और अपने कंजम्पशन भी बढ़ा ले, और लोगों को, हम बिजनेस कम्युनिटी को बोलना चाह रहे थे कि यार हमने मार्केट में पैसा खूब सारा फेंका हुआ है, आप प्लीज़ लोन लो और आप अपना फैक्ट्रीज चलाओ, सो दैट कंट्री का आउटपुट बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े और आउटपुट बढ़े. ये आपका रिवाइवल की स्ट्रैटेजी थी. तो आरबीआई ने क्या करा था? आरबीआई ने मनी सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज करा हुआ है पिछले 1-1.5 साल से.
वो भूल जाओ कि कैसे करा है क्या नहीं करा, वो फिर बॉन्ड्स और उसके बारे में हम फिर डिस्कशन शुरू हो जाता है, ठीक है। वो हमारे नेक्स्ट क्लास का इशू है। बट मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा इशू करा हुआ है। तो मनी सप्लाई अगर ज़्यादा है और मनी डिमांड इतना नहीं है, मनी डिमांड इसलिए इतना नहीं है क्योंकि आरबीआई ने तो चलो मनी सप्लाई बढ़ा दिया, बट अब लोग सोच रहे हैं कि यार बार बार लॉकडाउन लग रहा है, मेरे जिम बंद पड़े हुए हैं, मेरी मॉल्स बंद पड़े हुए हैं, कभी सेकेंड वेव आ रहा है, कभी थर्ड वेव आ रहा है, तो लोग बिजनेस कम्युनिटी मनी डिमांड ही नहीं कर रही है। ये मनी डिमांड कौन करेगा? ये तो लोन टेकर डिमांड करेगा ना। और ये तो बेसिकली ये तो लोन गिवर है। तो आरबीआई ने मनी सप्लाई मार्केट में बैंक्स के थ्रू बढ़ा दिया, बट लोन लेने वाला ही लोन नहीं ले रहा है, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट अपने आप ही गिर जाएगा। इसलिए यू विल फाइंड दैट इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट इज फॉलिंग, वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। In fact, in India, it's still in the positive territory. If you go to advanced countries, if you go to US, if you go to Japan, the interest rate is somewhere around 0%. और इंडिया में आपको 4-5% मिल रहा है रिटर्न। तो इंडिया, क्योंकि यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा सेम सबने किया। यूएस में फेडरल रिजर्व करके ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज़ बेसिकली अ काउंटर पार्ट ऑफ आरबीआई। उन्होंने भी मार्केट में अंधाधुन पैसा डाला हुआ। अब अंधाधुन जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे? लोग कहेंगे कि यार स्टॉक्स खरीद लो, ठीक है, कुछ ना किसी तरीके से रिटर्न्स खरीद लो। तो वहाँ से फिर वो पैसा यूएस से उड़ता हुआ इन फॉर्म ऑफ एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया आता है। इंडिया की स्टॉक मार्केट में आके पैसा लगता है। ये एक और रीज़न है कि आपका स्टॉक मार्केट बढ़े जा रहा है, 50K प्लस है, क्योंकि डोमेस्टिक लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक्स के अंदर, टॉप स्टॉक्स के अंदर, और फॉरेन से भी पैसा आ रहा है, क्योंकि फॉरेन मार्केट्स के अंदर भी पैसा, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, और वो लिक्विडिटी जो एक्सेस लिक्विडिटी है वो सर्च कर रही है इधर उधर कि कहाँ मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, कहाँ मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि यूएस के अंदर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% है। तो इस तरीके से आपका पैसा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी आता है, ठीक है। चलो ये खैर हमारे डिस्कशन से बाहर है। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन इनटू दिस एज वेल। चलो, तो अब हमें इस चैप्टर में, अगर हम अल्टीमेटली समझें, इस चैप्टर में हमें दो चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ हम समझेंगे कि यार इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशन है, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट और आउटपुट का क्या रिलेशन है। इस रिलेशनशिप को इनकैप्सुलेट करता है आईएस कर्व, ठीक है। आईएस कर्व ये आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं होता कि आईएस कर्व क्या है, ठीक है। आईएस कर्व इज बेसिकली कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कर्व, investment savings curve. It's a short form. This entire ISLM analysis was given by an economist by the name of Hicks. ठीक, 1937-1938 में he gave this analysis. Hicksian ISLM भी बोलते हैं कई बार, बट ये आपको टर्म बहुत कम मिलेगा, बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। यूजुअली लोग गाइड्स और कुंजीज पढ़ते हैं तो उसमें ये सब मेंशन नहीं होता है। But do remember, IS is basically investment savings curve. In fact, I haven't come across a teacher also, majorly teachers को भी नहीं पता होता ये चीज़ तो, कि IS और LM क्या है। और similarly जब हम LM पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि LM का नाम LM क्यों है, ठीक है। तो IS curve is basically investment savings curve. Why? Because when investments is equal to savings, the goods market is in equilibrium. ये हमने ऑलरेडी देखा है, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है। डिमांड इज इक्वल टू, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम क्या मतलब होता है? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, यही तो गुड्स मार्केट होता है, ठीक है। तो व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई वी से दैट द गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, which basically means that savings is equal to investment, and that's why IS curve is a curve where you, along the entire curve you have the goods market is in equilibrium. अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो let's see this now. So मॉनेटरी पॉलिसी का सेंट्रल रोल है इंटरेस्ट रेट सेटिंग के अंदर, ठीक है।
एंड बेसिकली जो फेडरल रिजर्व है, यहाँ पर फेडरल रिजर्व इसलिए लिखा है क्योंकि ये यूएस की बुक है, इसलिए फेडरल रिजर्व लिखा है. यू कैन think in terms of RBI. RBI controls the money growth and therefore it controls the interest rates. And because interest rates have an impact on investment and investment in its terms impacts aggregate demand, and aggregate demand then has an impact on output. Therefore we need to introduce the concept of the money market here in our chapter. Now so we need to determine the interest rates and the role in business markets. ये सारा चीज़ हम देखेंगे जब हम LM के बारे में बात करेंगे. ठीक है. एक और चीज़ याद रखना गाइज, व्हेनेवर देयर इज इंटरेस्ट रेट के अंदर आपको हमेशा एक कॉमन पैटर्न नजर आएगा. व्हेनेवर देयर इज अ रिसेशन, इंटरेस्ट रेट्स लो होंगे उस पीरियड में, और रिसेशन से बिल्कुल पहले इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होंगे या हाई होंगे इंटरेस्ट रेट्स. सो आज की डेट में इंटरेस्ट रेट कम है, दैट मीन्स क्यों? क्योंकि रिसेशन है. रिसेशन में आप क्या करते हो, हर कोई सेंट्रल बैंक क्या करता है, रिसेशन के टाइम में मार्केट में पैसा फेंक देता है. इसको एट टाइम्स देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड हेलीकॉप्टर मनी. ठीक है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड हेलीकॉप्टर मनी, सर्च करना है इसके बारे में. ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है वो पैसा एकदम से मार्केट में फेंक रहे हैं, और जब मार्केट में पैसा फेंकोगे तो इंटरेस्ट रेट अपने आप कम हो जाएगा. तो जब भी आप देखोगे रिसेशन, ये रिसेशन आया था यूएस के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज द यूएस सबप्राइम क्राइसिस और यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है, 2008-2010 के अंदर ये क्राइसिस आया था. आई रिमेंबर दिस पर्टिकुलरली वेल. इनफैक्ट इफ यू वांट टू रीड अबाउट दिस क्राइसिस, देयर इज अ मूवी, देयर आर इन फैक्ट 2 movies that you can watch. I think I recommended you earlier as well, Margin Call and The Big Short. The Big Short. Watch these 2 movies. These are both movies which are based on the US subprime crisis or the US financial crisis, which is also called as the Great Financial Crisis. GFC भी बोलते हैं इसको कई बार. ठीक है, एक और मूवी है Capitalism with Love. Capitalism with Love. You can watch that as well. ठीक है, ये माइकल मोर की मूवी है, इज अ यूएस अवार्ड विनिंग डायरेक्टर. देन सो जब भी आपका देखो, जब भी आपका क्राइसिस आएगा, देखो इंटरेस्ट रेट आपको दिख रहा है, इंटरेस्ट रेट गिर रहा है क्राइसिस के अंदर. ये सारे क्राइसिस के पीरियड्स हैं गाइस. ठीक है, ये ओपेक क्राइसिस 1 है, छोड़ो अभी ओपेक क्राइसिस क्या बताना आपको. ये .com क्राइसिस है, बट क्राइसिस में देखो, क्राइसिस में इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं. एंड जस्ट कनेक्ट टू दिस, क्राइसिस में इंटरेस्ट रेट कम है, दैट मीन्स रियल मनी ग्रोथ जो होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा हो रही होगी क्राइसिस के टाइम पे. देखो, देख रहे हो क्राइसिस के टाइम पे रियल मनी ग्रोथ बेसिकली मार्केट में कितना ज़्यादा पैसा गया हुआ है. ठीक है, वो ज़्यादा है. और साइमल्टेनियसली देखो जीडीपी जो है वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई है. जब भी जीडीपी गिर रही है, मार्केट में फेडरल रिजर्व या सेंट्रल बैंक जो है मार्केट में पैसा ज़्यादा डाल देता है, और जब पैसा ज़्यादा डाल देता है तो इंटरेस्ट रेट अपने आप ही गिर जाता है. ठीक है, ये कनेक्शन यूएस इकोनॉमी के हिसाब से है. इंडिया के ऊपर बुक्स ऐसी नहीं लिखी गई हैं क्योंकि डेटा इतना आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम यूएस की एनालॉजी पे चलते हैं. ठीक है, चलो. Now what we do is we are now broadening our concept by introducing interest rates as an additional determinant of aggregate demand. तो aggregate demand में पहले interest rate था, पहले इन्वेस्टमेंट था, बट अब इंटरेस्ट रेट भी आ गया. और इंटरेस्ट रेट किस तरीके से आया, इंटरेस्ट रेट इज नाउ अ डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट का एक फंक्शन जो है वो इंटरेस्ट रेट है, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो एडी को डिटरमिन करता है, इसीलिए अब एडी जो है वो इम्प्लिसिटली फंक्शन हो गया है इंटरेस्ट रेट. ठीक है, इनको हम मैथमेटिक्स में इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं. ठीक है, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को दे वुड हैव एन आइडिया अबाउट इट. चलो, नाउ द क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं कि क्या क्या करने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद
ये भी मैं आपको इसेंशली जब हम एलएम कर्व कर लेंगे और जब हम गुड्स एंड मनी मार्केट को एक साथ लिंक कर देंगे तब मैं आपको ये वाला डायग्राम अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ये पूरा डायग्राम क्या कह क्या रहा है, ठीक है। बट इन अ सेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मनी मार्केट से इंटरेस्ट रेट आता है, वो गुड्स मार्केट में जाता है और गुड्स मार्केट में आउटपुट डिटरमिन होता है, गुड्स मार्केट में आउटपुट डिटरमिन हुआ और वो आउटपुट इनकम के फॉर्म में गया, और इनकम जो है फिर या तो कंज्यूम होगी या वो सेव होगी। सेव होगी तो वो एसेट मार्केट में चली जाएगी सेविंग्स, और कंज्यूम होगी तो वो गुड्स मार्केट में चली जाएगी, ठीक है। तो ये एस और सी मिसिंग है इस डायग्राम के अंदर, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस तरीके से होना चाहिए था। टॉक अबाउट द गुड्स मार्केट। नाउ गुड्स मार्केट गाइस इज बेसिकली IS कर्व। क्या है IS कर्व या IS शेड्यूल जो है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ गुड्स मार्केट शेड्यूल, क्योंकि अक्रॉस द इंटायर IS कर्व द गुड्स मार्केट शुड बी इन इक्विलिब्रियम, and technically the definition is those combinations of interest rates and output for which planned spending is equal to income. That means हमने planned spending के बारे में बात कर रहे हैं। planned spending is basically your AD is equal to income, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए, या फिर गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉम्बिनेशंस ऑफ I and Y फॉर विच द गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम इन्वेस्टमेंट शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब हमने क्या कहा, पहले हमारा क्या चल रहा था, पहले इन्वेस्टमेंट चल रहा था एज आई बार। अब हमें पता चल गया कि बस इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ आई बार पे डिपेंड नहीं करता, वो इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है। सो वी चेंज द फॉर्मुलेशन ऑफ इट to include I bar minus BI. Now what this B is the coefficient of responsiveness of investment to interest rates. Now technically तो अब मैं कुछ भी इसमें रैप कर दूं तो रैप करके लोगों को समझ नहीं आएगा, बट मैं इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सिंपल भाषा में क्या है कि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट जो है 1% से चेंज होगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ेगा या कितने से चेंज होगा। तो मुझे ये बता रहा है कि यार इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन है और कितने डिग्री का रिलेशन, ये बता रहा है। और उसका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे बी बता रहा है कि कितना रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी शैलो एग्जाम्पल और वेरी कॉमिकल एग्जाम्पल। कई लोग होते हैं जिनको आप हल्का सा कमर पे यूं टच कर दो तो वो बहुत ज़्यादा एकदम से हिल जाएंगे कि है वो गुदगुदी हो गई, ठीक है। और कई लोग होंगे उनको तुम कुछ भी कर लो उनको कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उस तरीके से वो रिस्पॉन्स फंक्शन, हर किसी का ना अलग अलग रिस्पॉन्स फंक्शन है, सेम ये रिस्पॉन्स फंक्शन है। तो ये रिस्पॉन्स फंक्शन जो है ये भी उस इंसान का रिस्पॉन्स है, ठीक है, उस तरीके का रिस्पॉन्स है। अगर बी बहुत ज़्यादा हाई होगा, दैट मीन्स छोटा सा भी इंटरेस्ट रेट में चेंज आया तो एकदम से इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। दैट मीन्स बी अगर ज़्यादा है तो रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा है, और अगर बी कम है तो रिस्पॉन्सिवनेस कम है, ठीक है। तो उस तरीके से इसको इमेजिन करो कि किसी ने इसको हल्का सा भी छू दिया इस इंसान को तो एकदम से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा उसका। और अगर बी कम है तो दैट मीन्स वो इंसान ऐसा है जिसको आप कुछ भी कर लो उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ दिस। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि यार अगर एक मार्क भी कम आ गया तो उनके आंसू बहने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ मुझ जैसे स्टूडेंट होते हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मार्क्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। वो बिल्कुल अपना वो इस पूरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में इनको कोई फ़र्क नहीं है क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, क्लास में क्या हो रहा है, नो कंसर्न। तो वो ढीठ बच्चे, ठीक है, उनका जो बी है वो बहुत कम है, ठीक है। और ये जो टॉपर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो लाइफ में जो टॉपर्स होते हैं ना ये बहुत कई बार स्ट्रगल करते हैं क्योंकि इनको हर छोटी चीज़ इम्पैक्ट करती है। और ये जो होते हैं लाइफ में कई बार बहुत बढ़िया करते हैं क्योंकि इनके साथ कुछ भी हो जाता है तो ये ढीठ बन चुके होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन प्रॉब्ली सी दिस नाउ। सो if you see so B is going to tell you the responsiveness of investment to changes in interest rate. अब
हमारा शेड्यूल ये है, दिस इज आवर शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर क्या लिखा है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, कि आप कितना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर हमने इंटरेस्ट रेट लिखा है। दैट मीन्स अगर मैं इंटरेस्ट रेट 1 यूनिट से कम कर दूँ, 1% से कम कर दूँ, तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने से बढ़ेगी, अगर मैं इंटरेस्ट रेट कम कर दूँ तो, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं dy/dx, या फिर चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, क्योंकि ये y है और ये x है, x एक्सिस है। ये हमारा b दिखा रहा है। अगर b ज़्यादा होगा तो ये लाइन फ्लैट होगी कि ये लाइन स्टीप होगी। पहले तो फ्लैट और स्टीप समझ लेते हैं। अगर ये बीच में रेफरेंस पॉइंट है तो ये आपकी एक लाइन है, इसको मैं बोलता हूँ I1, इसको बोलता हूँ I2 और इसको बोलता हूँ I0, ठीक है। अगर b ज़्यादा होगा तो ये वाली लाइन आएगी I1 की I2 आएगी। अब बताओ, सोचो, मैथ्स को भूल जाओ, मैथ्स को जाओ बाहर में, लॉजिक लगाओ जो मैंने समझाया। मैथ्स इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंग्लिश एंड अंडरस्टैंडिंग। हर्षिता सेज I1, एनीवन एल्स? अमीशा सेज I2। I2 क्यों अमीशा? शालिनी, अच्छा अमीशा सेज I2, शालिनी से। अमीशा सोच के देखो, आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो b ज़्यादा होने का क्या मतलब है, रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा। थोड़ा सा भी चेंज किया, रिस्पॉन्स इतना आ गया। समझ में आया? इसमें क्या है, I2 में क्या है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया, कोई चेंज नहीं आया। इनफैक्ट इसमें आप बहुत ज़्यादा चेंज भी कर दोगे तो भी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है। इस तरीके से भी सोच सकते हो इसको। तो जब b कम होगा तो ऐसी फ्लैट लाइन, ऐसी स्टीप लाइन होगी, और जब b ज़्यादा होगा तो ऐसी फ्लैट लाइन होगी। याद रखना इसको रटना मत, रटोगे तो कन्फ्यूजन होगा। मैथ्स में भी समझाऊंगा, बट मैं इसको लॉजिक से पहले समझाना चाह रहा हूँ कि b ज़्यादा होगा तो फ्लैट होगा, क्योंकि रिस्पॉन्स ज़्यादा होने वाला है। b अगर कम होगा तो रिस्पॉन्स कम होने वाला है, ठीक है। बट इसको मैथ्स में देखें, अगर मैथ्स में देखोगे तो ये हमारी इक्वेशन थी I इज इक्वल टू I बार माइनस BI, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरफ ले जाओगे तो I क्या हो, यहाँ लिखा होगा इसमें, I को अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ तो क्या बनेगा, I बार माइनस I, और अगर I बार माइनस I है तो इसके नीचे यू विल गेट B, ठीक है। तो अगर मैं di/dy कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा -1/b, ठीक है। और माइनस को साइन को भूल जाओ कि नेगेटिवली स्लोपिंग है। तो बेसिकली ये मुझे स्लोप दे देगा अब, ठीक है, स्लोप दे देगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में मैथमेटिकली रिप्रेजेंट होना चाहिए था। अगर b ज़्यादा है और स्लोप क्या है, स्लोप इज 1/b, b ज़्यादा है तो स्लोप कम हो जाएगा। स्लोप कम होने का मतलब क्या है, स्लोप ऐसा हो गया। और अगर b कम है, अगर डिनोमिनेटर में ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये स्लोप जो है बढ़ जाएगा। समझ में आया गाइस? स्लोप से समझ में आया? मैथ्स भी समझनी ज़रूरी है, बट मैथ्स इज जस्ट एन एक्सप्रेशन, ठीक है। स्लोप याद रखना, स्लोप जो है 1/b है, ठीक है। एंड अगर b ज़्यादा होगा तो डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया। डिनोमिनेटर जब भी ज़्यादा होता है तो क्या होता है, आपका ये ओवरऑल स्लोप गिर जाएगा। ओवरऑल स्लोप गिर जाएगा, स्लोप गिरने का मतलब क्या हुआ, फ्लैट लाइन। और अगर b कम हो जाएगा तो दैट मीन्स स्लोप जो है बढ़ गया। स्लोप बढ़ने का मतलब हो गया स्टीप लाइन। समझ में आया? ये कंसेप्ट गाइस स्लोप का याद रखना है, क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये सिर्फ बेसिक है, क्योंकि अगर आपको इसके स्लोप का आइडिया लग गया तो आपको AD के स्लोप का भी आइडिया लग गया, और आपको
आई एस के स्लोप का भी आइडिया लग गया। ये स्लोप क्लियर है गाइस? किसी को कोई डाउट है स्लोप में? लेट्स मूव ऑन टू दिस आई एस कर्व नाउ। अब हमें ये आई एस कर्व पता चल गया क्या होगा। अब मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जो हमारे पास इक्वेशन थी, हमारे पास क्या थी, एडी की इक्वेशन। एडी की इक्वेशन में मैंने सी को भी एज इट इज डाल दिया, देखो सी को एज इट इज डाला ना, मैंने जी को भी एज इट इज डाला, एन एक्स को भी एज इट इज डाला, और आई का नया फॉर्म डाल दिया, ठीक। और हमें क्या पता है, हमें हम किनीजियन मॉडल के अंदर है, हमें पता है हमारा एडी जो होता है वो आउटपुट के हमेशा इक्वल होता है। तो हमने इसको y के साथ इक्वेट कर दिया, ये हमने इसको AD को इस तरीके से लिख दिया। याद रखना आप AD का इस फॉर्म में, जब भी आप IS के अंदर आओगे, IS मॉडल के अंदर आओगे, अब आप AD को नॉर्मल फॉर्म में नहीं लिखोगे, अब आप हमेशा AD को -BI के साथ लिखोगे, ठीक है। अब ये AD इज इक्वल टू आई, और इसमें A बार क्या होगा, A बार हमने ये सारी चीज टर्म्स को ऐड करके A बार लिख दिया, ठीक है, जैसे पहले लिखा था, और ये हमने नई टर्म्स निकाल दी। अब जैसे ही आप इसको y के साथ इक्वेट करोगे, आपके पास ये आ जाएगा सिचुएशन, AD को y के साथ इक्वेट करो, ये आ गई सिचुएशन। अब टर्म्स को एक साथ ले जाओ, ये वाली टर्म को इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो क्या बचेगा, ये वाला कॉमन टर्म आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, A बार -BI, और यहाँ पर क्या होगा 1 - C 1 - T इंटू वाई, और ये फिर ये वाले टर्म को नीचे ले आओ यहाँ पर, तो आपके पास ये आ जाएगा, और ये हमें पता है ये क्या है, ये अल्फा जी है, तो यू विल गेट A बार अपॉन A बार -BI इंटू अल्फा जी। अब ये टर्म आपको याद रखनी है, ये IS कर्व की इक्वेशन है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वर्जन ऑफ IS। ये सबसे इजी वर्जन है IS का याद करने का, बट इस वर्जन से आपको डिराइव करना आना चाहिए दूसरा वर्जन भी, वो भी हम बात करेंगे। पहले अब हम डायग्रामेटिक वो देखते हैं कि कैसे हमने किया डायग्रामेटिक वर्जन। नाउ डायग्रामेटिकली इसको डिटरमिन कैसे करोगे, हमें पता है हमारा AD इज इक्वल टू दिस, ये आपकी AD की वैल्यू है, and now AD is given at a particular level of interest rate। तो हमारा जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, अगर AD है तो ये तो y वाला टर्म है ना, ये तो y वाला टर्म है, तो जो इंटरसेप्ट है जब y इज इक्वल टू 0, व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो AD कितना हो जाएगा, AD विल बी इक्वल टू A बार -BI1। तो जब y इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा इंटरसेप्ट ये हो गया, ठीक है। Now suppose I say that interest rate decreases, ठीक है, interest rate decreases। interest rate decrease का क्या मतलब हुआ, I1 से interest rate decrease होके I21 हो गया है, ठीक है। जब I2 हो गया है तो इंटरसेप्ट को क्या होगा, ये जो टर्म था ये माइनस के साथ आ रहा था, अब ये माइनस वाली जो टर्म है ये कम हो गई, तो इंटरसेप्ट तो ऊपर शिफ्ट हो गया। So this is reflecting, this is what is this reflecting, this is reflecting decrease in interest rate, ठीक है, this is reflecting decrease in interest rate which is basically B into change in I। यही तो होगा ना बेसिकली, B, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है I में कितना चेंज आया, तो बेसिकली B इंटू I में डिफरेंस यही तो दिखा रहा है सिंपल, ये या चेंज इन आई भी दिखा सकते हो, बट एग्जैक्टली B इंटू चेंज इन आई है, दोनों के अंदर डिफरेंस जो है, इसका जो गैप है ये है B इंटू चेंज इन आई। अब पहले आपका इक्विलिब्रियम गुड्स मार्केट का ये था E1, ये हमें पता है कैसे आया, y इज इक्वल टू ये इस करके, तो इसको इस आउटपुट को इस इंटरेस्ट पे और इस आउटपुट पे ये इक्विलिब्रियम आया, तो इसको अगर मैं I और y के स्पेस में बनाऊं, यहाँ पर क्या है I1 और ये मेरा Y1 आया, और इस पे मेरा एक पॉइंट आ गया E1। at Y1 and E1, at I1 and Y1, my equilibrium gives me a point E1 at which goods market is in equilibrium। ये goods market equilibrium पे है, ये तो equilibrium है ना,
दिस इज एन इक्विलिब्रियम। तो ये एक मुझे पॉइंट मिल गया। अब मैंने कहा बॉस मेरा आई जो है वो डिक्रीज कर गया, आई डिक्रीज कर गया तो नया इक्विलिब्रियम आया है E2। अगर नया इक्विलिब्रियम आया है E2 तो उसके ऊपर मेरे एक नई आई पे, देखो ध्यान रखना, आई जो है डिक्रीज करा है, आई मेरा डिक्रीज किया और मेरा आउटपुट जो है नया Y2 आया। एट दिस पॉइंट आई हैव अ न्यू इक्विलिब्रियम वेयर गुड्स मार्केट इज इन अगेन इक्विलिब्रियम। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास IS कर्व आ जाएगा। एंड नॉट जस्ट दिस, across all these points, across all entire this entire curve is locus of points। locus क्या होता है? कॉम्बिनेशन, locus of points where goods market is in equilibrium। इस पूरी लाइन पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पे ही होनी चाहिए, उन्हीं से लाइन बनी है, क्योंकि देखो ये पॉइंट भी वही है, ये पॉइंट भी वही है, ठीक है। आप बीच में एक और लाइन दिखा देते यहाँ पर तो ये लाइन यहाँ पर आपको मिल जाती, इसमें मिल जाता है, ऐसे करके मिल जाता है। तो इन ऐसे अगर आप आर्बिट्री और लाइंस खींचते रहोगे तो आपको ऐसे आपको और कर्व्स मिलते रहेंगे, ठीक है। ये आपको ये वाले पॉइंट कर रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इक्विलिब्रियम आपको मिलता रहेगा वहाँ वहाँ आपको और पॉइंट्स मिलते रहेंगे इस IS पे। सो IS कर्व इज नथिंग बट a locus of points or a combination of points where the goods market is in equilibrium. And when is the goods market is in equilibrium? Whenever your planned investment is equal to income, ठीक है ना। मैथमेटिकली हमने देख लिया ये चीज़। अब बस लास्ट चीज़ एक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद वी विल क्लोज डाउन। वी विल देन टुमारो वी विल हैव अ क्लास एंड इन टुमारोज क्लास आई विल शो यू द शिफ्ट्स इन the IS curve and the slopes of IS curve, and then we will also do the LM curve। कल हमारा 2 घंटे का क्लास होगा। I'll let you know the time because I'm myself not certain, मेरे 2 और मीटिंग्स हैं, ठीक है। So what I have done here, just remember this term, what I have done is हमने निकाला था y is equal to alpha g into a bar minus bi। इसमें मैंने क्या किया, इसमें ये i वाली जो टर्म है इसको मैं एक तरफ ले गया और y वाली टर्म्स को एक तरफ ले गया, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ ले गया। द रीजन दैट आई डू इट, कैन एनीवन टेल मी व्हाई आई डू दिस, कि मैं i वाली टर्म को बार बार एक तरफ क्यों ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे? कैन एनीवन फ्रॉम मैथ्स टेल मी? क्योंकि हम इसको y और x के टर्म्स में देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो y वाली टर्म है, ये जो y वाली टर्म है, अगर ये y एक्सिस वाली टर्म एक तरफ हो जाएगी और x एक्सिस वाली टर्म, एक्सिस है गाइस, ये y को वो वाला y मत समझो, y एक्सिस है, तो मैं इसका आराम से स्लोप निकाल सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं आराम से इसका स्लोप निकाल सकता हूँ क्योंकि आई नो कि डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, डी बाई डी वाई जो हो जाएगा, ये y इनकम है, ठीक है, डी बाई डी वाई इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ IS, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ। एंड व्हेन आई राइट दिस, व्हेन आई सिंप्लीफाई दिस, आई गेट दिस इक्वेशन। एंड द मोमेंट दैट आई डिफरेंशिएट दिस, del I by del y, I get minus alpha g b। That means slope depends on 2 factors, 2 factors पे डिपेंड करता है, alpha g that is multiplier और b that is interest sensitivity of investment। Now last question for the day guys, अगर अल्फा जी और बी ज़्यादा होंगे तो ये कर्व फ्लैट होगा कि स्टीप होगा? अगर कोई भी एक ले लो, बी ले लो, अगर बी ज़्यादा होगा तो ये कर्व फ्लैट होगा कि स्टीप होगा? IS कर्व, क्योंकि हम IS कर्व के मैथ से ही देख के बता सकते हो। माइनस साइन भूल जाना क्योंकि माइनस साइन इज जस्ट फॉर नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। तनीषा से इज फ्लैट, निकिता तो है ही नहीं शायद से क्लास में। ओके, छवि हैज आंसर्ड, गुड, ठीक है। सो यू आर राइट गाइज, अगर हमारा मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा और अगर हमारा
क्या कहते हैं बी ज़्यादा होगा तो ये आई एस कर्व जो है वो फ्लैट बच जाएगा, जैसे हमने यहाँ दिखाया हुआ है। दिस इज़ विद अ हायर मल्टीप्लायर, ये फ्लैट हो जाएगा क्योंकि छोटा सा चेंज इन इंटरेस्ट रेट इज ब्रिंगिंग अबाउट अ लार्ज चेंज इन आउटपुट नाउ। ठीक है, और आउटपुट में क्यों चेंज ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि देखो याद रख ये चीज़ समझो, अगर बी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट थोड़ा से कम हुआ, बिल्कुल थोड़ा से कम हुआ इंटरेस्ट रेट, उसकी वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा से इंक्रीज़ करेगी क्योंकि सेंसिटिविटी ज़्यादा है। अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा से इंक्रीज़ करेगी तो एडी बहुत ज़्यादा से इंक्रीज़ करेगा, एडी बहुत ज़्यादा से इंक्रीज़ करेगा तो वाई बहुत ज़्यादा से इंक्रीज़ करेगा। तो छोटा सा चेंज इन इंटरेस्ट रेट जब वाई में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है तो दैट मीन्स आपका आई, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है ना, आई एस करो, आई और वाई के बीच में रिलेशनशिप है, तो दैट मीन्स छोटा सा चेंज इन इंटरेस्ट रेट विल ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज चेंज इन, ये इंटरेस्ट रेट में इतना चेंज आया और इसकी वजह से इतना ज़्यादा चेंज आ गया इन इन आउटपुट बिकॉज ऑफ बी बीइंग वेरी हाई। सिमिलरली हम मल्टीप्लायर का कंसेप्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और उसको हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लायर की वजह से ये ऐसे कर्व क्यों हो रहे हैं। समझ में आया गाइज? So with this, I'll just stop the recording.